सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर। और आज हम कक्षा 3 पर्यावरण विषय में पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हमारे गौरव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ के शीर्षक की कि हमारे गौरव यानी गौरव क्या है। तो इस शीर्षक की बात करने से पहले देखिए, ये लिखा है गौरव। अब गौरव का मतलब क्या होता है? ऐसा काम जो अच्छा हो और जिसको हम दूसरों को बताने में खुशी अनुभव करें। जैसे आपका भाई है और आपके भाई ने 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने 90+ से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, 95, 97। तो आप किसी और को बताते हो कि मेरे भाई ने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो ये भाई आपके लिए गौरव की बात हो गई, क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया और आप का मान सम्मान उसके अच्छे काम के कारण से बढ़ रहा है। और उसने अच्छा काम किया, ज़्यादा नंबर लिए, इसलिए आप दूसरों को बता रहे हो। इसी प्रकार से हमारे देश में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, उनको हम कहेंगे हमारे गौरव। और चूंकि ये हमारे गौरव, ये पाठ कक्षा 3 में है, 4 में है, 5 में है, इसलिए इसके आगे ये फर्स्ट लिखा हुआ है। कक्षा 3 का पाठ है, इसलिए फर्स्ट लिखा है। कक्षा 4 में भी इसी प्रकार का पाठ पर्यावरण में है, जिसके आगे 2 लिखा हुआ है, और कक्षा 5 का पाठ है, उसके आगे 3 लिखा हुआ है। तो हमारे गौरव, इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये एक चित्र आपके सामने आ रहा है। नीचे नाम लिखा हुआ है नागार्जुन। प्राचीन भारत में नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। अब यहाँ बात आ गई है रसायन शास्त्री की। अब आप कहोगे ये रसायन शास्त्री कौन होते हैं? तो जो विज्ञान के प्रयोग करते हैं, विज्ञान के प्रयोग यानी विभिन्न पदार्थों के जो प्रयोग करते हैं, उनको कहेंगे रसायन शास्त्री। अब विज्ञान की 3 शाखा होती है, एक जीव विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान और एक रसायन विज्ञान। मोटे तौर पे 3 भाग में बांटते हैं। तो जिसमें तत्व, पदार्थ, उससे संबंधित कोई प्रयोग करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, कोई गैस बनाते हैं, ऐसे प्रयोग करने वाले रसायन शास्त्री होते हैं। तो प्राचीन भारत में नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वे जन्म से ही प्रतिभाशाली थे। प्रतिभाशाली यानी जो बहुत होशियार हो, अच्छे अच्छे काम करते हैं, कोई बात बताते हैं तुरंत ही वो समझ जाते हैं, वो प्रतिभाशाली होते हैं। इनका जन्म छत्तीसगढ़ अंचल के बालूका ग्राम में हुआ। उन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण कर लिया था। जो हमारे भारत के या विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं, ज्ञान के भंडार हैं। तो उन्होंने वेद और वेदांगों, उनके भागों का भी अध्ययन उन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिया। और कालांतर में नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। महात्मा गौतम बुद्ध ने जो विचार दिया था, उस बौद्ध दर्शन का उन्होंने अध्ययन किया और बौद्ध मत में दीक्षित हो गए और गौतम बुद्ध के ये अनुयायी बन गए। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रस हृदय नामक ग्रंथ में धातु कर्म पर कार्य का विवरण मिलता है। देखिए, रसायन शास्त्र का क्षेत्र रस हृदय, इस ग्रंथ में धातु कर्म पर कार्य करने का विवरण मिलता है। उन्होंने पारे को शोध कर उसका भस्म बनाने की विधि ज्ञात की। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक ग्रंथ लिखे। नागार्जुन एक महान दार्शनिक थे। दार्शनिक विद्वानों के भी विद्वान होते हैं, आप अभी इतना ही समझिए। बहुत ऊंचे दर्जे के जो विद्वान होते हैं उनको दार्शनिक कहते हैं। उनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के माध्यमिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हीं को है। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, एक तो महायान और एक हीनयान। उन्होंने वैदिक व बौद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की राष्ट्रीय एकात्मता में महान योगदान दिया। यानी इन्होंने वैदिक और बौद्ध दर्शन दोनों को उन्होंने एक किया और उनकी एकता के लिए उन्होंने काम किया। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बने विशाल बांध का नामकरण उनकी स्मृति में नागार्जुन सागर किया गया। अब देखिए, उन्होंने अच्छा काम किया, हमारे लिए गौरव थे, तो उनको याद करने के लिए आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर एक विशाल बांध बनाया गया था। उसका नाम, बांध का नाम इनकी स्मृति में, इनकी याददाश्त के लिए, इनको याद रखें लोग, इसलिए नागार्जुन सागर कर दिया गया। अब नागार्जुन की जीवनी से हमें क्या सीख मिलती है, बताइए। नागार्जुन की जीवनी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसका उत्तर होगा, हमें यह सीख मिलती है कि हमें मन लगाकर अध्ययन करना चाहिए तथा दूसरों की भलाई के लिए कार्य भी करना चाहिए। अब हम दूसरे हमारे गौरव की बात करते हैं, जिनका नाम है जगदीश चंद्र बसु। भारत के एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में रामायण एवं महाभारत का अध्ययन किया। वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिम्नास्टिक तथा मुक्केबाजी का भी शौक रखते थे और विद्यालय समय में वे अपनी बचत व रिक्त समय का पेड़ पौधों एवं जीवों को पालने और संभालने में लगाते थे। तो देखिए, इनका भी बचपन बहुत अच्छा था। विद्यार्थी जीवन में रामायण महाभारत दोनों ग्रंथों का अध्ययन कर लिया और वे अपनी पढ़ाई में तो होशियार थे ही, वो भी बहुत ही बुद्धिमान थे और पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी इनको शौक था। खेल कौन सा? एक तो मुक्केबाजी, बॉक्सिंग का शौक था और दूसरा जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक आपने देखा होगा, ये खेल होता है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर से तरह तरह के करतब करता है, यानी शरीर को कितना मोड़ सकते हैं, उस प्रकार का एक प्रकार का खेल है ये। और विद्यालय समय में वे अपनी बचत व रिक्त समय, जब खाली टाइम मिलता, तो ये पेड़ पौधों और जीवों को पालने और संभालने में लगाते थे। ये भी बहुत अच्छी आदत है, पेड़ पौधों को पानी देना, उनकी रक्षा करना, पेड़ पौधे लगाना और जीवों को पालने संभालने में समय लगाते थे। इन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में अनेक आविष्कार किए। देखिए, ऐसे बहुत कम वैज्ञानिक होते हैं जो दो विषयों में एक साथ काम करते हैं। तो इन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में इन्होंने अनेक आविष्कार किए। उन्होंने बिना तार का संबंध जोड़े 23 मीटर दूरी पर विद्युत घंटी बनाकर तथा पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों के प्रवाह का प्रदर्शन किया और इनकी खोज मार्कोनी और अन्य वैज्ञानिकों से भी अधिक उन्नत थी, ज़्यादा अच्छी थी, परंतु उन्होंने इनका पेटेंट नहीं करवाया। पेटेंट एक प्रकार का विषय होता है जिसमें कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो फिर वह उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, कहीं ये दर्ज करवा लेता है कि ये प्रयोग मैंने किया है, और फिर उनके नाम से ही वह प्रयोग जाना जाता है। और कोई व्यक्ति उसको नाम का प्रयोग करता है, उस प्रयोग को काम में लेता है, तो फिर इनसे अनुमति लेनी पड़ती है। इस प्रकार की व्यवस्था को कहते हैं पेटेंट। इनकी मान्यता थी कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी का एकाधिकार उचित नहीं है। वास्तव में भारतीय सोच सदा से ऐसी रही। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरा विश्व परिवार, इस प्रकार की भारतीय सोच इनकी भी थी और इसी कारण से इन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। तो देखिए, आप जगदीश चंद्र बसु का चित्र आपके सामने है। इन्होंने एक बात का और भी प्रदर्शन किया कि पेड़ पौधे संवेदनशील होते हैं, पेड़ पौधों में भी जान होती है, वे भी हमारी तरह दुख और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्होंने समाज के सहयोग से बसु विज्ञान मंदिर की भी स्थापना की। अब आप लोग चर्चा कीजिए और लिखिए, बिना तार के कौन कौन से यंत्र चलते हैं, ये तो आप बता ही सकते हैं। बिना तार के चलने वाले यंत्र, शाबाश, रेडियो चलता है,
टेलीविज़न चलता है, मोबाइल भी चलता है, और टेलीविज़न का आजकल जो विकसित रूप हो गया एलईडी, एलसीडी, वो भी इसी से चलते हैं। पेटेंट क्या है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। आपके लिए ज्ञानवर्धन के लिए ये प्रश्न अच्छा है। किसी वैज्ञानिक द्वारा की गई खोज का एकाधिकार प्राप्त करने के लिए या किसी विशेष निर्माण के लिए एकाधिकार प्राप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में उस खोज या उत्पाद का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिससे कोई और व्यक्ति या कंपनी बिना अनुमति उसका उपयोग न कर सके। इस व्यवस्था को पेटेंट कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, जगदीश चंद्र बसु ने अपने आविष्कारों का पेटेंट क्यों नहीं कराया? इसका उत्तर होगा, जगदीश चंद्र बसु का मानना था कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति है, उन पर सबका अधिकार है, उन पर किसी एक का एकाधिकार ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आविष्कारों का पेटेंट नहीं करवाया। आगे बढ़ते हैं। भगिनी निवेदिता, देखिए आप इनका चित्र देखिए, ऐसे आपको लगेगा जैसे कोई साध्वी हैं। भगिनी निवेदिता यह इंग्लैंड की रहने वाली थी। इनका वास्तविक नाम था मार्गरेट नोबल। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा कार्य अपनाया। ये अन्य लोगों के दोहरे चरित्र से दुखी थी। इसी समय वे स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान में प्रभावित हुई, वो उन्होंने सुना और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद ने ही उन्हें निवेदिता नाम दिया। वे मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझती थी। तो भगिनी निवेदिता का चित्र भी आप ध्यान से देख लीजिए, याद भी कर लीजिए। कभी आपसे कोई पूछे ये चित्र किसका है, तो भगिनी निवेदिता का चित्र आप पहचान जाओ। कलकत्ता में फैले प्लेग के दौरान वे सफाई कार्य में जुट गई। वह रोगियों की उन्होंने बहुत सेवा की। उनसे प्रभावित होकर अनेक लोग आगे आए। बंगाल की भयंकर बाढ़ के समय भी उन्होंने अद्भुत कार्य किया। इससे प्रभावित होकर श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें लोक माता कहा। अब आप थोड़ा विचार कीजिए और आप लिखिए और बताइए, निम्नलिखित प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। अपने आसपास के उन लोगों के नाम लिखिए जो बिना भेदभाव के लोगों की सेवा करते हैं। इस प्रकार के सेवा भावी लोग सभी जगह होते हैं। तो आपको अपने अपने क्षेत्र में आप अपने माता जी से ये बात पूछ सकते हैं, पिताजी से पूछ सकते हैं, अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं, और आपको अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों की इसमें नाम लिखने हैं। तो इसके नाम इस प्रकार से हो सकते हैं: श्री राधेश्याम आचार्य, पंडित मनमोहन शर्मा, श्री ब्रिज किशोर वर्मा, श्रीमती हरप्यारी देवी आदि ऐसे लोग हैं जो बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से सेवा कार्य करते हैं? इसका उत्तर होगा, हम कमज़ोर छात्रों की पढ़ाई में सहयोग करते हैं, गरीब छात्रों को अपनी किताबों से पढ़ाई करवाते हैं, स्कूल प्रांगण में श्रमदान करके सफाई करते हैं। इस प्रकार से हम अपने विद्यालय में सेवा कार्य करते हैं। अब अगला प्रश्न है, यदि आपको विद्यालय से बाहर सेवा करने का अवसर मिले तो आप कौन कौन से सेवा कार्य करेंगे? इसका उत्तर हो सकता है, अपाहिज लोगों की मदद करेंगे। अपाहिज वे होते हैं जिनका कोई अंग ठीक नहीं होता, वो एकदम सक्षम नहीं होते, ठीक प्रकार से चल नहीं सकते या किसी को पूरा दिखाई नहीं देता, ऐसे लोगों को अपाहिज कहेंगे। तो अपाहिज लोगों की मदद करेंगे, गरीब लोगों की आर्थिक मदद करेंगे, रोगियों की सेवा करेंगे, पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी और दाने की व्यवस्था करेंगे। अगला प्रश्न है, भगिनी निवेदिता भारत क्यों आई थी? इसका उत्तर होगा, भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मान लिया था। वे भारत के लोगों की सेवा करना चाहती थी, इसलिए भारत आई। अब देखिए, हमारे राष्ट्रपिता
के नाम से जाने जाने वाले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन पर बचपन से उनकी माँ के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके द्वारा बचपन में देखे गए नाटक सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन सत्य का पालन किया। वे माता पिता की सेवा का संकल्प लिया। वे रोज गीता का पाठ करते थे। जब दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गोरे और काले का भेद मिटाया, उन्होंने छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया तथा हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया। वे ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। साथ ही वे कुटीर उद्योग द्वारा गांवों को स्वावलंबी भी बनाना चाहते थे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर भारत को आज़ादी दिलवाई। एक दो इनमें शब्द आए हैं, उसकी हम बात करेंगे। कुप्रथा, ऐसा कोई नियम जो अच्छा नहीं हो फिर भी उसको लोग मानते रहते हैं, उसको कहेंगे कुप्रथा। और एक इसमें शब्द आया है स्वावलंबी। स्वावलंबी का मतलब होगा जो किसी पर निर्भर नहीं हो, जो अपने काम स्वयं करे, जिसको किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं हो, उसे कहेंगे स्वावलंबी। फिर शब्द आया अहिंसा। अहिंसा का मतलब बिना मारपीट के, बिना लड़ाई झगड़े, बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी को परेशान किए जो अपना काम करता है उसे कहेंगे वो अहिंसा के हिसाब से अपना काम कर रहा है। और सत्याग्रह, अपनी बात को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना कहलाएगा सत्याग्रह। अब चलिए इसके दो प्रश्न हैं, इसकी बात करते हैं। क्या आपने कोई सेवा कार्य करने का संकल्प लिया है? यदि आपने कोई संकल्प लिया है तो आप बताइए। इसका उत्तर हो सकता है हाँ, हमने दीन दुखियों की सेवा करने का संकल्प लिया है। आपका उत्तर दूसरा भी हो सकता है। आप कह सकते हो हाँ, मैंने पेड़ पौधों में पानी डालने का संकल्प लिया है। या आप कह सकते हो कि हाँ, मैंने नित्य मंदिर जाने का संकल्प लिया है। कोई भी जो बात आपने अच्छी बात मन में पक्की कर रखी है उसका आप पालन करते हैं, वो संकल्प हो जाएगा। आप कोई भी उत्तर इसमें से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपने कौन कौन से नाटक देखे हैं तथा अपने जीवन में क्या संकल्प लिया? इसका उत्तर हो सकता है हमने सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटक देखे हैं। हमने भी इन नाटकों को देखकर सत्य के रास्ते पर चलने और दूसरों की सेवा करने का संकल्प लिया है। इसके बाद में आगे चलते हैं। इसमें आपको पुस्तकालय से श्रवण कुमार की कहानी की पुस्तक ढूंढकर पढ़नी है। तो आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में आप संपर्क कीजिए। श्रवण कुमार की कहानी की आप पुस्तक ढूंढिए और पढ़िए उसको। और इसके बाद में आते हैं बिरसा मुंडा। देखिए, पहले तो आप इनका चित्र देख लीजिए, मन में चित्र को पक्का कर लीजिए। इन्होंने पीछे तरकस लगा रखा है जिसमें तीर है और ये उन्होंने आगे धनुष ले रखा है। बदन पे इनके कोई कपड़े नहीं है। अब ये कौन थे, इनके बारे में पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ था। बचपन में वे बांसुरी की मनमोहक ध्वनि से सबको मोहित कर लेते थे, यानी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की सलाह दी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे श्री आनंद पांडे के संपर्क में आए। उनसे भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जाना और उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता व हितोपदेश का अध्ययन किया। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। बिरसा मुंडा के प्रवचन सुनने लोग दूर दूर से आते थे। यानी ये प्रवचन का मतलब होता है जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। किसी ने उनकी शिकायत अंग्रेज़ों से कर दी। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 2 वर्ष के लिए उनको जेल की सज़ा सुना दी, कारावास की सज़ा सुना दी। वहीं से उनके मन में क्रांति का भाव आ गया।
क्रांति का भाव का मतलब थोड़े से उग्र विचारों का हो जाना। जेल से छूटकर वे एक महान क्रांतिकारी बन गए। तो देखिए किस प्रकार से उनका जीवन था। रामायण, महाभारत, गीता, हितोपदेश उनका अध्ययन किया, प्रवचन करते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उनको जेल में भेज दिया, 2 साल की सज़ा सुना दी, तो फिर उनका जो मन था वो इस बातों से दुखी हो गया और उनको गुस्सा आया, और गुस्से के कारण से उन्होंने अपने जीवन को ही बदल दिया और वो क्रांतिकारी बन गए। अब आप बताइए, आपके गांव या शहर में प्रवचन देने कौन कौन आते हैं? तो इसका उत्तर हो सकता है हमारे गांव में वृंदावन तथा बनारस के गुरुजी भागवत करने और प्रवचन देने के लिए आते हैं। दूसरा प्रश्न है, बिरसा मुंडा के मन में क्रांति का भाव क्यों आया होगा? इसका उत्तर होगा, अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा पर झूठा राजद्रोह का आरोप लगाकर 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसी कारण बिरसा मुंडा के मन में क्रांति का भाव आया तथा वे महान क्रांतिकारी बन गए। तीसरा प्रश्न है, आप अच्छे लोगों से क्या क्या सीखते हैं? इसका उत्तर होगा, हम अच्छे लोगों से अच्छा व्यवहार करने का तरीका, सत्य बोलना, समाज सेवा करना, अच्छा बोलना और हितोपदेश सीखते हैं। तो ये इस प्रकार से प्रश्न हुए। तो आपने इस पूरे पाठ में क्या सीखा? नागार्जुन एवं जगदीश चंद्र बसु का विज्ञान की प्रगति में अनूठा योगदान है, और भगिनी निवेदिता ने विदेशी होते हुए भी मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर भारत में जीवन पर्यंत समाज सेवा की, यानी जब तक वो जीवित रही भारत में रहकर उन्होंने सेवा की। और महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आज़ादी दिलवाई। बिरसा मुंडा वेदों के ज्ञाता और महान क्रांतिकारी थे। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ, हमारे गौरव भाग 1 हमने पूरा किया, और पाठ के सार में हम यही कहेंगे, प्रेम, त्याग, शुचिता अपनाओ, इस जीवन को सफल बनाओ। तो विद्यार्थियों, ये जो मनुष्य का जीवन है यह हमें बार बार नहीं मिलेगा। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद में व्यक्ति को मानव का जीवन मिलता है। अब जो कुत्ता है, बिल्ली है, कोई गधा है, कोई घोड़े हैं, हाथी है, ये इस प्रकार के जो प्राणी हैं उनमें भी जीवन है और एक मनुष्य में भी जीवन है। लेकिन आप जानते हैं कि मनुष्य का जीवन कितना अच्छा होता है, वो कितने अच्छे अच्छे काम कर सकता है। अब एक कुत्ता या बिल्ली है, वो भलाई के काम नहीं कर सकते। एक हाथी भलाई का काम अपने आप नहीं कर सकता, उसमें इतनी उनमें बुद्धि नहीं होती। लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को सबसे ज़्यादा इस संसार में बुद्धिमान बनाया है, तो इसलिए उसको अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे अच्छे कामों में करना चाहिए। अपने घर के काम उसको करने चाहिए, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, और लोगों की सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। इस प्रकार से हम यदि काम करते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा, और हम भी बड़े होकर इस प्रकार के जब हमारे काम होंगे तो लोग हमें याद करेंगे, और हमारे गौरव इस प्रकार से कभी हमारे भी पाठ बन सकते हैं, आपको भी लोग याद कर सकते हैं। आप यदि देश के लिए अच्छे काम करोगे, कोई आप महान खिलाड़ी बनते हो, बहुत अच्छे आप वैज्ञानिक बनते हो, कोई दुनिया की भलाई के लिए आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे सारी दुनिया आपको याद करे, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आप में भी एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा वैज्ञानिक आप में भी छुपा हुआ है। आवश्यकता है कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और झूठ नहीं बोलें, नित्य आप बड़ों का कहना माने। इस प्रकार से काम करेंगे तो आप भी हमारे गौरव के रूप में अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं।